नमस्कार साथियों। तो क्लास आज हम 10 कर रहे हैं। इससे पहले जो 9 क्लासें हैं वो हो चुकी है। तो हम लेबर वेलफेयर पेपर कोड 55 कर रहे हैं, एनटीए यूजीसी नेट और जितने भी पीएसयू एग्जाम है इसके लिए। तो अभी तक चैप्टर 1 हम कर चुके थे। चैप्टर 2 हमने शुरू किया था, जिसमें हमने प्लानिंग किया था। प्लानिंग के बाद अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? प्लानिंग देखा, प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ये सेकंड स्टेप है मैनेजमेंट प्रोसेस में। अब ऑर्गेनाइजिंग है क्या? चीजों को ऑर्गेनाइज करना, द राइट थिंग्स एट राइट टाइम, मतलब समय रहते या सही समय पे सारी चीजें उपलब्ध करवाना। जैसे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करना है, एक फैक्ट्री लगानी है या और कुछ ऑर्गेनाइजेशन कोई नया खोलना है, तो वहां पे आपको जिन जिन चीजों की जरूरत होगी, पहले तो हमने प्लान कर लिया था ना, क्या खोलना है, कैसे खोलना है, कब खोलना है, कहाँ खोलना है, ये सब हमने प्लान कर लिया था। अब हम उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें टूल्स चाहिए। कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी खोलने के लिए टूल्स लेके आएंगे। जो कारीगर उसमें चाहिए, या जो और स्टाफ है, जो क्लर्क होगा या जो गेटमैन होगा, जो सिक्योरिटी होगी, जो ऊपर के मैनेजर होंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स का जो पार्ट है वो लेके आएंगे। फाइनेंशियल रिसोर्स, पैसे कहाँ से लाएंगे, उन जो रिसोर्स कहाँ कहाँ से आएंगे, उनका भी हम क्या करेंगे, सारा बंदोबस्त करके रखेंगे। और तरह के फिजिकल रिसोर्स, कंपनी कहाँ खोलनी है या दूसरे तरह के जो भी चीजें हैं, तो वो सब ऑर्गेनाइज हमें करना है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, एक सिस्टम के तहत करना है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। तो हमारे जो थिंकर है उन्होंने उसकी डेफिनेशन दी है। यहाँ पे दो डेफिनेशन मैंने लिख दी है, अगर एग्जाम में आ गया तो आप देख लीजिएगा। एक ये हाइमन है, इन्होंने क्या बोला है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब एक्टिविटी को डिफाइन करना कि क्या क्या काम होगा, कैसे होगा। अभी आगे इस पे हम देखेंगे कि कैसे हम एक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं, ग्रुपिंग उसकी कर रहे हैं। ठीक है। और अथॉरिटी, जो किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ठीक है, उसके बारे में ये बता रहे हैं। इसके बाद कुंज और ओडोनल साहब ने फिर इसको दिया है दी स्टेबलाइजमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप। वही है कि अथॉरिटी देते हैं हम, मतलब किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन करेगा। अब ये कह रहे हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों, दोनों मतलब दिशा में हर तरीके से उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और जो अथॉरिटी है वो सही से काम करनी चाहिए। ये डेफिनेशन इन्होंने दी है। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है ये देखते हैं हम। अच्छा, अब पहले हमने प्लानिंग का प्रोसेस देखा था, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कैसे करते थे। अब प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का। तो इसमें भी सबसे पहले क्या है, हमें ऑब्जेक्ट को देखना है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे डिटरमाइन करना है कि करना क्या है। सबसे पहली चीज तो यही है ना कि करना क्या है, क्या क्या काम करने हैं, कैसे करना है। उनको पहले टारगेट को डिफाइन करना है। ठीक है, ये सारा काम है, हमने देख लिया कि ये सारा हमारा काम है, ये करना है। मतलब पहले करना क्या है, डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया आपने। उसके बाद टोटल वर्क देखा कि ये सारा हमारा काम है, और उसे डिवाइड कर दिया डिपार्टमेंट में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, मतलब डिपार्टमेंट बांट दिए। फाइनेंस का काम कोई करेगा, मार्केटिंग का काम कोई करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कोई करेगा। तो डिपार्टमेंट अलग अलग डिवाइड कर दिए ताकि काम अच्छे से हो। इसके बाद असाइनिंग ऑफ ड्यूटी। असाइनिंग ऑफ ड्यूटी का मतलब जो जिस काम में परफेक्ट है उसे वो काम दे दिया। जैसे अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो जनरली हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में किस तरह के लोगों को चूज करेंगे, जो फाइनेंस बैकग्राउंड से होंगे, कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, सीए होंगे, सीएस होंगे। उस तरह के लोगों को हम वहाँ पे
उनकी ड्यूटी असाइन करेंगे। और उसके बाद अथॉरिटी अथॉरिटी उनके, जैसे मान लो सीए है, सीए सीनियर होगा तो उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ज़्यादा दे देंगे। कोई बीकॉम वाला है उसे दूसरे तरह के काम देंगे तो वो उससे सबॉर्डिनेट होगा, तो उसकी जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उससे थोड़ी सी कम होगी, वो उसको रिपोर्ट करेगा अपने सीनियर को। तो इस तरह से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी मैनर में ही है, सीक्वेंस में ही आ सकता है, पेपर में आता भी है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद मतलब क्या इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो हम जब सिस्टम से ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके देखिए फायदे क्या हैं। एक तो स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, डिपेंड वही डिपार्टमेंट में हमने चीज़ों को मतलब डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिस्टमेटिकली हमने जॉब दे दी, इस डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, फाइनेंस का बंदा ये काम करेगा। तो इससे एक तो मतलब सिस्टम सही होता है, जब डिपार्टमेंट वाइज होता है तो काम एक डिपार्टमेंट में एक ही तरह के होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जॉब डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी। मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए हमें एक कलर की भर्ती करनी है, ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम उसका काम लिख देंगे कि एक व्यक्ति का जो काम है वो टाइपिंग भी करेगा, उसे कंप्यूटर भी आना चाहिए, और कंप्यूटर में हम एक्सेल में ये काम कराएंगे, टाइपिंग भी इतनी करनी है दिन में तो ये स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से हम उसको चूज कर लेते हैं। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, जब वो काम करेगा अपने सीनियर के साथ, तो सीनियर जब उसे काम देगा तो वो समय पे उस काम को कर लेगा। ठीक है, तो इससे सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है। अब ऐसा नहीं होगा, इसकी जगह अगर हम ये करते हैं कि किसी को भी उठा के जॉब दे देते हैं। अब उसका सीनियर जब उसे कुछ टाइप करने को देगा तो वो पता चले उसे कंप्यूटर ही चालू करना नहीं आता, या कंप्यूटर चालू करना तो टाइपिंग वो एक उंगली से कर रहा है, तो फिर वहां पे तो रिलेशन क्या ही अच्छा होगा, जो मैनेजर होगा वो सर पकड़ के बैठ जाएगा। प्राइवेट जॉब में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि तुरंत ही निकाल देंगे, लेकिन जहाँ होता है वहां पे ऐसी दिक्कत होती है, प्रैक्टिकली होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को ताकि ऐसी दिक्कतें ना आए, इसलिए प्राइवेट में ऐसी दिक्कतें जनरली नहीं आती। अब है इजी, इजी जो मतलब चेंज हम उसको एडॉप्ट कर लेंगे आराम से, अगर हम अच्छे से सिस्टम से काम करेंगे तो कोई दिक्कत भी आती है तो उस चीज को जो हम उसका आराम से एडेप्टेशन कर लेंगे। और अब यहाँ पे कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो जो काम है वो दोबारा नहीं होगा, उसका डुप्लीकेशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है और आपको एक प्रिंटर खरीदना है। ठीक है, अब प्रिंटर खरीदना है और पहले से सारी जॉब डिसाइडेड है, तो प्रिंटर खरीदने का जो प्रोसेस होगा, मान लीजिए आपको उसकी परमिशन लेनी है किसी एडमिन के व्यक्ति से। एडमिन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के किसी व्यक्ति से उसकी परमिशन लेनी है। आप रिटर्न में देंगे कि जी मेरे को प्रिंटर चाहिए, ठीक है, तो वो उसको असाइन कर देगा, ठीक है आप ले लो। तो यहाँ पे तो चीजें ऑर्गेनाइज है, लेकिन मान लो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो, तो वो एप्लीकेशन जिसके पास जानी है वो उसे असाइन तो कर रहा है मगर उसके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो वो 10 दिन अपने पास रखेगा, फिर अब वो आपको बोलेगा कि मेरे पे तो अथॉरिटी नहीं है, आप कहीं और देखो। तो ये चीजें हो सकती हैं, फिर आप किसी और व्यक्ति को दोगे, फिर वो उसको करेगा, तो डुप्लीकेशन ना हो, दिक्कतें ना हो। तो अगर हम सिस्टम से काम करेंगे तो ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी, और नहीं करेंगे तो आएंगी। और ट्रांसपेरेंसी इसमें रहेगी। ठीक है, चीजें सबको सब कुछ पता रहेगा, तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये सारी इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके बाद अब देखते हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं वो कितने तरह के होते हैं। मेनली तो बहुत सारे हैं, गिनोगे तो 15 है, और वो कंफ्यूजिंग मतलब ज्यादा है, कंफ्यूज कर देंगी। अलग अलग तरह की डेफिनेशन सेम मिलेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहले, उसके बाद आते हैं उस पर। सबसे पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है बहुत पुराने समय में, मतलब बहुत पुराने समय में नहीं, कुछ पुराने समय में इसका यूज होता था। ये बिल्कुल सिंपल एक स्ट्रक्चर होता था। यहाँ पे आप फिगर में देखो, एक जनरल मैनेजर है,
ठीक है। उसके नीचे अलग अलग 3 मैनेजर हैं, एक प्रोडक्शन का है, एक फाइनेंस का है, एक मार्केटिंग का है। फिर उनके नीचे अलग अलग सबऑर्डिनेट है, मतलब एक स्केलर प्रिंसिपल है, एक के ऊपर एक है, और फाइनली जाके वो जीएम को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वर्टिकल लाइन है बिल्कुल। और इसमें क्या है, जो रिलेशनशिप है वो आपस में वो भी साफ है, बिल्कुल एक के ऊपर एक सिस्टम से जा रहा है। अब इसमें एक फायदा यह है, क्योंकि एक के ऊपर एक जा रहा है, तो कोई भी काम अगर करना है, मान लो जीएम को करना है, तो वो सीधा किसको बोलेगा, अगर प्रोडक्शन का काम है तो प्रोडक्शन को बोलेगा। तो आपस में डिसीजन मेकिंग जो होगी फास्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो मैनेजर बोलेगा मैं किसी और से पूछ के बता रहा हूँ, नहीं, क्योंकि वो मैनेजर जो है प्रोडक्शन का है, तो हम प्रोडक्शन की चीजें उससे पूछेंगे। ठीक है, अगर फाइनेंस की पूछनी है तो हम फाइनेंस वाले से पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग वो जल्दी होगी, और इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ये सिंपल होता है, ये जो मैनेजमेंट है इसका। अब इसमें दिक्कत ये है कि जो एक डिपार्टमेंट, एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं है इसके अंदर, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये उसकी कमी है कि इसमें स्पेशल डिपार्टमेंट नहीं बनाए हुए हैं। ठीक है, एक मतलब डिपार्टमेंट की कमी है, ये इसका एक थोड़ा लिमिटेशन है। अब इसको हम अगले स्ट्रक्चर में देखते हैं। अब ये है, देखो, फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, ये क्या है, हमने फंक्शन के आधार पे बनाया हुआ है। फंक्शन के आधार पे ये इस तरह से है कि एक फंक्शन एक तरह का ही डिपार्टमेंट करेगा। अब जैसे फाइनेंस है, तो आप समझिए इसमें क्या हो रहा है। अब आपको दोबारा से अगर प्रिंटर लेना है तो आप एडमिन के पास गए, ठीक है, एडमिन यस और नो करेगा, ठीक है ले लो। लेकिन क्योंकि उसे खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, तो उनको भी अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, फाइनेंस वालों से, क्योंकि पैसों का काम फाइनेंस वाले कर रहे हैं। तो फाइनेंस के सारे काम फाइनेंस वाले ही करेंगे, वो उससे लिंक ही होंगे, उनके बिना वो काम नहीं हो सकता। तो एक फंक्शनल ग्रुप बना दिया कि फाइनेंस का काम फाइनेंस करेगा, ठीक है, जो आर एन डी यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम एक डिपार्टमेंट करेगा। अगर कुछ भी ऐसी फाइल आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आर एन डी से जुड़ी हुई है, तो वो कहाँ किसको मार्क कर दी जाएगी, वो जो डायरेक्टर है उनको भेज दिया जाएगा, फिर वो अपने सबऑर्डिनेट को देंगे। तो इस तरह से डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए। अब ये मोस्ट वाइडली यूज स्ट्रक्चर है, तो सबसे ज्यादा इसी स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं। ठीक है, और एक्टिविटी अब ग्रुप में होती है, क्योंकि हमने फंक्शन डिवाइड कर दिए, फाइनेंस अलग, क्वालिटी कंट्रोल अलग, सारी चीजें अलग। अब इसमें क्या है कि जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको फॉलो कर रही है। और फॉलो क्यों कर रही है, क्योंकि देखो, एक तो ये डिवीजन में डिवाइडेड है, ठीक है, और इसमें कुछ पार्ट लाइन का भी है, और कुछ इसमें स्टाफ भी मिला हुआ है, और कुछ इसमें फंक्शन भी है। मतलब ये थोड़ा सा आपस में खिचड़ी टाइप है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये वायलेट करती है यूनिटी ऑफ कमांड को। ठीक है, अभी जो लाइन वाला देखा था वहां तो सिंपल सिंपल था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है कि एक एमडी है, एमडी के नीचे सारे डायरेक्टर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, पर्सनल के अलग, क्वालिटी के अलग, प्रोडक्शन के अलग, आर&डी के अलग, और फाइनेंस के अलग। ठीक है, अब जो डायरेक्टर प्रोडक्शन है उसको रिपोर्ट कौन कर रहा है, जीएम प्रोडक्शन, मतलब वो उसके नीचे सबऑर्डिनेट है। बट कहीं कहीं पे जो डायरेक्टर क्वालिटी है उसके नीचे जो जीएम क्वालिटी कंट्रोल है, उससे एडवाइस जीएम प्रोडक्शन भी ले रहा है किसी चीज में। तो कहीं कहीं पे ये आपस में मिल भी रहे हैं। ठीक है, तो मेनली इस पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये फंक्शन में डिवाइड है, मेनली ये फंक्शन में काम करते हैं। हर डिपार्टमेंट एक फंक्शन में है, उनका अलग फंक्शन है। इस तरह से ये अलग अलग फंक्शन को लेके साथ चल रहे हैं। इसके बाद है लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है, ये लाइन और स्टाफ दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या है, देखिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या पढ़ा, सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को
रिपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर को कौन रिपोर्ट कर रहा है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके नीचे फोरमैन है, फिर सुपरवाइजर ए और बी है, और उसके नीचे बहुत सारे वर्कर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्होंने कुछ और स्टाफ को अपने पास रखा हुआ है। वो उन्हें क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं या तो एडवाइस कर रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए इनके पास कोई फाइल आती है मैनेजिंग डायरेक्टर के पास, और उनको फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, तो उन्होंने एक अपना एडवाइजर रखा हुआ जो फाइनेंस पे उनको एडवाइस करेगा। एक टेक्निकल एडवाइजर रखा है जो टेक्निकल चीजों पे एडवाइस करेगा। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो ऐसा करती है। उनको लगता है कि भाई वहां पर एक बंदा है जो बहुत एक्सपर्ट है, सही है, तो उसको ले आती है कि भाई तू एक काम कर, तो हमारे साथ लग जा और हमको एडवाइस करियो। और बाकी जो उनका नीचे जो स्टाफ्स होते हैं या लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो काम करते ही करता है, ठीक है। तो मेनली मैंने आपको ये तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बताया, दो पहले बता दिए। अब इसके बाद बहुत सारे हैं। जैसे डिविजनल एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। डिविजनल में क्या होता है कि डिवीजन बने होते हैं। अब डिवीजन जैसे एक डिपार्टमेंट है, वो फंक्शन के लिए काम करेगा, फंक्शन डिपार्टमेंट हो गया। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है। कोई ज्योग्राफिक टेरिटरी, उस पर डिपार्टमेंट अलग हो गया। तो वो डिवीजन कर लिया उसको। अब उसके बाद क्या है, फिर एक है हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या है कि डिवीजन और ये जो फंक्शनल था, इनको कॉम्बिनेशन कर दिया। तो इस तरह से हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी क्या फंक्शन और प्रोडक्शन को जोड़ देते हैं। अब इसमें फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से कर दिए हैं। इन्हीं का वो सब मतलब एक जैसा ही। उसमें कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, जैसे मैट्रिक्स और आपका जो मैट्रिक्स वाला है, और उससे मैंने पहले एक जो आपको ये वाला बताया था हाइब्रिड वाला, तो आपको इसमें दोनों सिमिलरिटीज लगेंगी। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बट आप उसको अपने हिसाब से देख लेना। मोटा मोटी मैंने ये तीन बता दिए आपको। तो इसको अभी इसमें यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे आगे की क्लास में मिलते हैं।